सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 27 नवंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पृष्ठ पे खबर आती है, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव में ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर का जो लड़ाई है, कई राजनीतिक पार्टियां उठाती रही हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि इसको एंटरटेन नहीं करेगा कोर्ट। और कोर्ट ने कहा है कि अब जो है वो है, क्योंकि जब आप लोग जीत रहे होते हैं तो सवाल नहीं उठता है, जब हार रहे होते हैं तो ईवीएम ख़राब हो जाती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन ना करने की तो बात कही दी है, तो एंड ऑफ टॉपिक। अगली खबर आज अंतर्राष्ट्रीय आती है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कि अब आने वाले हैं, बहुत जल्दी राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसा उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रपति जैसे ही बनेंगे कुछ देशों पे टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि असल में जो यूएस की डोमेस्टिक इकोनॉमी है, उसकी मतलब अंदर की इकोनॉमी है, वो बड़ी सफ़र कर रही है। हर चीज़ इम्पोर्ट होके आ रही है सस्ते में, तो इसको वापस से उठाना चाहते हैं, वहीं के लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं। तो ट्रम्प साहब के आने से डर अब ये रहेगा कि 25% टैरिफ अगर लग गया इम्पोर्ट्स पे, जो कि मेक्सिको, कनाडा, चीन से आते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बड़ी हलचल हो जाएगी इसको लेके, है ना। आइए देखते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका में अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए कनाडा और मेक्सिको के से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% और चीन की वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाएंगे। साथियों, आप इसे गलत मत समझना कि मेक्सिको कनाडा आने वाली पर 25% और चीन पे मात्र 10%। नहीं नहीं नहीं, चीन पे 25% प्लस 10% और लगाएंगे। ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ पर जानकारी दी कि वह 20 जनवरी की को पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले इन 3 देशों पर शुल्क लगाने का वाले कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। अच्छा, मैंने आज के इंडियन एक्सप्रेस वाले आर्टिकल में भी इसके बारे में ज़िक्र करा है, आप वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। और डिटेल में मैंने बताया है कि कैसे कारोबार चल रहा है वर्तमान में। और मेक्सिको अपने आप में कोई कारोबारी नहीं है। असल में मेक्सिको में चाइना के बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग चुके हैं। खुद बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बन रही हैं, बीवाईडी चाइनीज़ ऑटोमोटिव ईवी ट्रांजिशन फैक्ट्री है, और तमाम चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है मेक्सिको में, चाइना कर रहा है अपने आप में। इसीलिए मेक्सिको को भी इन्होंने अपने टैरिफ में इन्होंने घेर लिया है। डिटेल में मैंने इंडियन एक्सप्रेस में बताया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगली खबर है, 13 साल में हिमालय हिमनद व अन्य झीलों का क्षेत्रफल 11% बढ़ा है। तो साथियों, ये तो खुशखबरी होनी चाहिए ना कि हिमालय झीलों का क्षेत्रफल बढ़ा है। तो ये खुशखबरी है कि ये दुख रहने वाली बात है। तो मेरे साथियों, ये थोड़ी-सी दुख वाली बात है। कारण ये है कि हिमालयी झीलें ये असल में बर्फ़ पिघल के बनती हैं। जितनी छोटी होगी उतना बढ़िया, मतलब कि बर्फ़ मेंटेन चल रही है, पिघल नहीं रही है। मगर जितनी झीलें ये बढ़ेंगी, इसका मतलब कि बर्फ़ पिघल रही है ज़रूरत से ज़्यादा। झीलों का क्षेत्रफल बढ़ने से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी अहम नदियों में पानी की मात्रा प्रभावित होगी। और जैसे-जैसे झीलें भरेंगी, तो हम जानते हैं कि देखिए ये गंगा, यमुना क्या हैं? सभी ग्लेशियर से ही तो आ रही हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, तो इनके प्रवाह में भी कहीं न कहीं वॉल्यूम बढ़ेगा। तो झीलों का क्षेत्रफल बढ़ने से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी अहम नदियों में पानी की मात्रा भी बड़ी प्रभावित होगी। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है कि जो ग्लेशियर लेक्स बढ़ते जा रहे हैं, हिमनद झीलें, इनको आपने क्या नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। अब देखिए, नियंत्रित तो हम नहीं कर सकते, ये थोड़ी कि जाकर हम फ्रिज ऑन कर देंगे वहाँ पे और वापस से जम जाएगी बर्फ़। नियंत्रण से हमारा मतलब ये है कि देखिए, ये पहाड़ है, हिमालय मान लीजिए ठंडा पहाड़ है, झीलें बनेंगी, ठीक है, तो रिहायशी इलाकों में बाढ़ का संकट भी बढ़ेगा। तो एनजीटी ने यही कहा है कि आपने क्या कोई इंतजाम वगैरह करे हैं, नहीं करे हैं? क्योंकि पिछले वर्ष हमको सिक्किम में देखने को मिला था। हमको कई क्षेत्रों में हिमनद झीलों से बढ़ते, जिसे हम कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ठीक है ना? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहते हैं।
तो क्षेत्रफल चिंता का विषय है। अधिकरण ने कहा कि रपट में इन झीलों की अचानक वृद्धि को रेखांकित किया गया। हिमनद झीलों के पर फटने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों, बुनियादी ढांचे और जैव विविधता के लिए विनाशकारी हो सकता है, लेकिन नुकसान तो हो सकता है। पीठ ने कहा कि रपट में भारत में अ, कई झीलें उस रिपोर्ट में मेंशन करी गई हैं जिनका क्षेत्रफल बड़ा है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहते हैं अंग्रेजी में, और ये टॉपिक आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। ये मेंस में पक्का पूछेगा। आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की ओर और शुरू करेंगे पहले संपादकीय से। कल मेधा पर निगाह मारे तो देखें क्या आज के सुविचार हैं। दौलत से आदमी को जो सम्मान मिलता है वह उसका नहीं, उसकी दौलत का सम्मान होता है, मुंशी प्रेमचंद साहब ने कहा। दौलत का सम्मान होता है। आज का प्रथम लेख है प्रदूषण की दुश्वारियाँ। पिछले कई दिनों में राजधानी दिल्ली की हवा कैसी कैसी है ये जग जाहिर है। अंदाज़ा इससे लगाया सकता है कि प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी की वजह से यहाँ प्रतिबंधों के स्तर को और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, हम जानते हैं दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और इसके लिए नए नए नियम लागू हो रहे हैं। जी रैप 4 सॉरी, ये और सख्त नियम होते हैं नियंत्रण करने के लिए, इनको भी लागू करा गया है ताकि बढ़ते प्रदूषण को टैकल करा जाए, झेला जाए। हवा में घुले धुएं और धुंध की वजह से लोगों को परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। सेहत के सामने कई तरह की मुश्किलें घेरा रही हैं। इस मसले पर शीर्ष अदालत तक को सख्ती बरतने का आदेश जारी करना पड़ा है और उसने प्रदूषण पर काबू पाने के लिए लागू किए गए उपायों की निगरानी करने की भी ज़रूरत बताई है। लगातार बढ़ती मुश्किलों के मद्देनज़र इस उम्मीद में दिल्ली में ग्रैब 4 के नियम लागू किए जा चुके हैं कि प्रदूषण से उपजी स्थिति में कुछ सुधार होगा, मगर सरकार की ओर से तमाम उपायों को सख्ती से लागू करने के दावे की बरकस हकीकत यह है कि राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 से ऊपर जा चुका है। देखिए, 400 से ऊपर दर्ज करा गया है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा है। गौरतलब है कि ग्रैब 4, जैसे आपको बताया, जी रैब 4 के तहत दिल्ली में बाहर से आने वाले वाहनों के सीमित प्रवेश को लेकर जो नियम लागू किए गए हैं, उनके सख्ती से पालन को लेकर कई सवाल उठे हैं। वाहनों के दिल्ली में दाखिल होने की जगहों पर सख्त निगरानी लागू करने पर जोर देने से लेकर कृत्रिम बारिश कराने तक पर विचार किया जा रहा है। साथियों, वे बढ़ता प्रदूषण कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या बन रहा है दिल्ली वासियों के लिए, और देखते हैं सरकारें आने वाले समय में कैसे इसे नियंत्रण करती हैं। बढ़ेंगे आज के अगले संपादकीय की ओर, वो है बांग्लादेश की कूटनीति और भारत। यह लेख लिखा है ब्रह्मदीप औलूने साहब द्वारा। राजनीतिक बदलाव किस देश के राजनीतिक निर्णयों, रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, इसका उदाहरण बांग्लादेश है। शेख हसीना सरकार तख्त पलट के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपनी विदेश नीति में एक बड़ा बदलाव कर पाकिस्तान के साथ सामरिक, राजनीतिक और नागरिक संबंधों को प्राथमिकता से बहाल कर दिया है। भौगोलिक, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से यह स्थिति भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके दूरगामी परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। दरअसल बांग्लादेश भारत का महत्वपूर्ण भू राजनीतिक सहयोग है। इसकी भूमि 3 ओर से भारत की सीमाओं से घिरी है और चौथी ओर बंगाल की खाड़ी है। बांग्लादेश म्यांमार और भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उसकी सीमा भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है। मेरे साथियों, बांग्लादेश बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है अपने देश के लिए हमारे, क्योंकि वो हमसे बिल्कुल बॉर्डर टच कर रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये सब टच कर रहा है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बांग्लादेश दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक प्राकृतिक कड़ी है। वहीं भारत के एक दशक से एक्ट ईस्ट नीति की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से देशों के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना तथा चीन के मुकाबला करना था। बांग्लादेश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट है तथा दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। सुरक्षा की दृष्टि से भारत के पूर्वोत्तर के राज्य बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। शेख हसीना के 1.5 दशक के कार्यकाल में भारत और बांग्लादेश के मजबूत संबंधों के कारण इन क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक विकास, एकीकरण का बढ़ावा मिला है।
हमने कई प्रयास करते साथियों कि पूर्वोत्तर नज़दीकी क्षेत्रों में विकास करें और बांग्लादेश को भी हमने विकास करने के लिए कई सहायता दी हैं। स्कूल, हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंसेस वगैरह, बिजली हमने बांग्लादेश को प्रोवाइड कराई है। भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के सहयोग से बिना एक्ट ईस्ट नीति का सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकता। म्यांमार में अस्थिरता के बाद भी भारत जुंटा सरकार के लगातार संपर्क में रही, लेकिन अब स्थितियाँ यहाँ भी कि भारत के नियंत्रण के बाहर होने की आशंका बढ़ गई हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच समुद्र के रास्ते व्यापार शुरू हो रहा और पाकिस्तान के जहाज़ का चिटगांव बंदरगाह पर आना भारत की रणनीतिक योजनाओं के लिए नई चुनौती के संकेत है। अभी हाल ही में ना बांग्लादेश के बंदरगाह पे पाकिस्तान का कंसाइनमेंट टिकाया था। थोड़ा सा ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और बहुत जल्दी ये कई लेखों में भी आ रहा है कि पाकिस्तानी जहाज़ आते जाते रहेंगे बांग्लादेश में। देखिए, जहाज़ तो ऐसे नहीं आएंगे मगर उनके माल का आदान प्रदान होता रहेगा। चीन ऐसे क्षेत्र में बांग्लादेश सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। एक्ट ईस्ट नीति मुख्य रूप से अब आसियान देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया। देखिए, एक्ट ईस्ट नीति में हमने किसे टारगेट कर रहे हैं, ईस्टर्न नेशंस को हमारे, ये लिस्ट बहुत ज़रूरी है। दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों को लक्षित करती है। बांग्लादेश का 90% समुद्री व्यापार इसी बंदरगाह के जरिए होती है। यहाँ पर चटगांव बंदरगाह की बात कर रहे हैं, दक्षिण पूर्व में स्थित है। चिटगांग बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। रोनिंग पोर्ट अंडमान सागर में थाईलैंड का इकलौता बंदरगाह है जो इस बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। थाईलैंड और रोनिंग पोर्ट को इसलिए विकसित कर रहा है जिससे वह दूसरे तटीय देशों, खासकर भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह से सीधे जुड़ सके। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव के बाद भारत की भविष्य की परियोजनाओं और बांग्लादेश में किए गए व्यापक निवेशों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार की खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने मजबूत संबंध है। बीएनपी, अब देखिए हम इस पर नहीं जाएंगे। आसान भाषा में हमको बांग्लादेश को अपने साथ जोड़ के रखना है डिप्लोमेटिकली, क्योंकि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे नॉर्थ ईस्ट नेशंस उसके ठीक बॉर्डर टच करते हैं। दूसरी बात है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, मतलब कि बे ऑफ बंगाल इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है, हमारा नहीं। बे ऑफ बंगाल है, ये म्यांमार और इधर लाओस, वियतनाम वगैरह, इधर इधर आ जाते, लाओस वगैरह आ जाते हैं आपके। इन सारे देशों को हमें कहीं ना कहीं अपनी डिप्लोमेसी का हिस्सा बना के रखना है, वरना हमको समस्या होगी आने वाले समय में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट चल रहा है, आंदोलन वगैरह चल रहे हैं। इमरान खान साहब जो कि जेल में रहे हैं बहुत लंबे समय से, उनके बाहर निकालने के लिए उनके समर्थक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और खबर खेल जगत से आती है, गुकेश दूसरी बाजी में लोरेंस से ड्रॉ खेला। भारतीय ग्रैंडमास्टर गुकेश ने मंगलवार को यहाँ विश्व शतरंज चैंपियनशिप की दूसरी बाजी में गत चैंपियन टेरिंग लॉरेंस से ड्रॉ खेला और बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हैं अपने आप में। इसी के साथ आज के लिए देखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। जुड़े रहिए। वेबसाइट में करंट अफेयर्स को रेगुलरली विजिट कर दीजिएगा। करंट अफेयर्स डिटेल में अपडेट हम वेबसाइट पर कर देते हैं। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।